जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आज चाहे बेशक आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने क्लास की तरफ और देखते हैं आज की क्लास हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या क्या आज की क्लास में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग एक बार फटाफट क्लास को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्त क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर देंगे। अब मैं इसके लिए आपको दोबारा नहीं कहूँगा, अब कंटिन्यू क्लास को करना है और आज क्लास को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। जो रोज़ हम जिस तरीके से पढ़ते हैं उस तरीके से नहीं, आज थोड़ा सा अलग करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास में और देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि असम राइफल की स्थापना किस वर्ष हुई। असम राइफल की स्थापना किस वर्ष हुई। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मेरा यहाँ पे हो जाएगा 1835, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगर मैं असम राइफल के मुख्यालय की बात करता हूँ तो कहाँ पर स्थित है आप क्या बताएंगे, तो आप तुरंत बताएंगे कि भैया इसका मुख्यालय जो है वो हो जाएगा हमारा शिलोंग में। कहाँ पर हो जाएगा, शिलोंग में हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पे मैं आपको एक दो और बताने वाला हूँ, जैसे कि आपका हो जाएगा सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। यहाँ पे सीआरपीएफ जो है ये कब, इसका गठन कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था सीआरपीएफ का। अगर देखो यहाँ पे 1962 दे रखा है, 1962 में कौन सी अर्धसैनिक बल का गठन हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, बताइए फटाफट। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आईटीबीपी। क्या हुआ था, आईटीबीपी हो जाएगा। ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बीएसएफ का गठन कब हुआ था, तो इन सभी को पहले तो क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीएसएफ का अगर मैं गठन की बात करता हूँ, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो आप क्या बताएंगे, तो वो हो जाएगा आपका 1965 में। कब हुआ था, 1965 में हुआ था। देखो इसके बाद CISF, देखो CISF की अगर बात करेंगे तो याद रखना 1969 में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ असम राइफल का मुख्यालय छोड़ के बाद बाकी आपका सीआरपीएफ और आईटीबीपी, बीएसएफ, CISF सभी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। तो इतना आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो आज मैंने जैसे कि कहा था, तो मैं आपको कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा क्लास के अंदर। बस क्या होगा, सीधा MCQ फॉर्मेट में सभी प्रश्नों को करते हुए चलेंगे और क्लास को 30 मिनट के अंदर खत्म करेंगे सभी 50 क्वेश्चनों को। तो देखो यहाँ पे दिया गया है ग्रेट वॉल राष्ट्रीय स्मारक कहाँ स्थित है। तो ग्रेट वॉल राष्ट्रीय स्मारक जो है, तो आपने सुना भी होगा, ऐसे कुछ कुछ सुना जैसा लग रहा होगा कि ग्रेट वॉल जो है ये क्या है। तो ये देखो क्या है बताओ, ये दीवार है ना, कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर चीन में है। मतलब कि ऑप्शन बी चीन में हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो मैं आपसे एक और पूछा जाता है, जो कि मैंने देखा था प्रीवियस जो पेपर आपका हुआ था उसमें पूछा गया था, पिरामिड भी पूछा गया था। तो पिरामिड कहाँ पाए जाते हैं बताओ। पिरामिड जो है ये आपके मिस्र में। ठीक है, याद रखना मिस्र हो जाएगा इसका सही जवाब, पिरामिड। तो गीजा भी लिखा हुआ मिल सकता है, गीजा या फिर मिस्र। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है 39वीं समांतर रेखा किन किन के बीच स्थित है। तो 49वीं जो समांतर रेखा है वो किन किन के बीच स्थित है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए USA एवं कनाडा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे लगा देंगे आप अपना सही जवाब। और देखो उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो आप क्या बताएंगे, 38वीं है। कौन सी है भाई, 38वीं है। और देखो आपसे यहाँ पे भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है, कौन सी है, मैकमोहन रेखा। और देखो भारत और पाक के बीच में कौन सी रेखा है, तो भारत और पाक के बीच में है आपकी रेड क्लिफ रेखा। और देखो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है, तो वो आपकी है डूरंड रेखा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने यहाँ पे आपको बताया आपने नोट कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो आप क्लास को एक बार क्या करेंगे, पाउज करेंगे, रोकेंगे और उसके बाद फिर से स्टार्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो ये सभी को पता होगा कि ये
स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका 19 से 22 तक, 19 से 22 तक ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और देखो यहाँ पे और भी दे रखा है, जैसे कि 23 से 24 तक क्या आता है, तो 23 से 24 तक जो आता है वो आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पे देखो आप तुरंत लिख देंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आपका 23 से 24 तक आता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इन्हें हल्के में मान लेना। और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो क्लास को पूरा नहीं देखते, क्योंकि मैं ये एक्स्ट्रा बता देता हूँ इसलिए। देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, साथ में ये सब आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे 14 से 18 तक क्या आता है, तो बताइएगा फटाफट। 14 से 18 तक जो है वो आपका आता है समानता का अधिकार, ठीक है। क्या आता है? समानता का अधिकार। देखो इसमें आपसे एक 17 पूछा जाता है, अनुच्छेद 17, तो अस्पृश्यता उन्मूलन से ये संबंधित है 17, तो ये आप याद रखेंगे। और देखो आपके जो धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म का प्रचार एवं धर्म के लिए जो स्वतंत्रता है आपकी है, वो कहाँ से कहाँ तक आती है, तो वो आपकी 25 से 28 तक आती है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और देखो संस्कृति और शिक्षा संबंधित जो अधिकार हैं आपके, वो 29 से 30 तक आते हैं। मैं देखो आपको जितना हो सकेगा ना वो इम्पोर्टेंट सब करवाता हुआ चलूँगा जो आपसे पूछे जाएंगे। 29 से 30 तक क्या आता है? संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार आपके आते हैं। और जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका याद रखना, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या आता है आपका? तो इसमें आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो याद रखना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मैं देखो लिख रहा था इसलिए थोड़ा रुक गया, और इनको क्या करेंगे आप सबको लिख लेंगे। और क्योंकि ये देखो पेपर के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, आप वैसे कांस्टेबल या एसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान जो हैं वो हमारे अजीत डोभाल जी हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और देखो यहाँ पे डॉक्टर अनीस शाह भी याद रखना आप, क्योंकि ये कौन है? ये फिक्की के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे फिक्की के अध्यक्ष। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे। और अमित शाह जी कौन है वर्तमान, ये आप क्या करेंगे मुझे भाई कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ एक बच्चा कमेंट करता है, और आज मैंने देखा दो ने किया है। एक तो वो मोदी यादव है और दूसरे तुलसी चौहान। तो 2 लोगों ने मुझे कमेंट किया। आप दोनों को पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और देखो अब चलते हैं प्रश्न पे। यहाँ दिया गया है कि अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? अरब सागर की जो रानी है वो किस शहर को कहा जाता है? तो आपको तुरंत पता होगा भैया, ये कोच्चि हो जाएगा बिल्कुल आपका सही जवाब। और देखो यहाँ पे दिल्ली का याद रखना भाई, दिल्ली को बोलते हैं रैलियों का नगर। क्या बोलते हैं? रैलियों का नगर, क्योंकि यहाँ पे रैलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं ना, तो रैलियों का रामलीला मैदान में होती हैं, तो रैलियों का जो नगर है उसे दिल्ली को बोलते हैं। देखो सपनों का शहर और भारत की आर्थिक राजधानी जो है वो मुंबई को बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा मेरे भाई। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो आपका सही जवाब यहाँ पे होना चाहिए 1981। 1981 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगर एक प्रश्न बनता है जो कि पूछा भी जाता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप तुरंत बता देना, वो आपका हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून। तो देहरादून आप याद रखना। देखो मेरे पास पेन नहीं है, मैंने उस दिन भी बताया था, तो कोई इस पे मत जाना कि भैया की राइटिंग बहुत ख़राब है। तो वाकई में मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी भी बुरी नहीं है जैसी कि यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये कलर ना बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 1935 में क्या हुआ था बताओ? 1935 में क्या हुआ था? तो देखो मुझे जैसा कि याद आ रहा है कि आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो आपकी है आरबीआई, उसकी स्थापना 1935 में हुई थी। 1951 में क्या हुआ था? तो 1951 में आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना लॉन्च हुई थी। और साथ में याद रखना जो पहला इलेक्शन है वो भी हुआ था, लेकिन उसका ऑप्शन में आपको 1952 मिलेगा, क्योंकि 1952 में सरकार बनी थी, रिजल्ट आया था, तो हो सकता है कि ऑप्शन में 1952 मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है
कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ये छूट ना जाए, आपको बता दूं मैं, तो उस चक्कर में नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी जो है मेरे भाई वो उत्तराखंड में आपका हो जाएगा। और देखो मसाला जो है, मसाले जो होते हैं ना खाने वाले घर में, तो वो उसके लिए केरल को जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर पूछा जा सकता है कि मसाले कहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होते तो आप तुरंत बता देना। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था, ये आपका 2019 में पूछा जा चुका है मेरे भाई। मैंने ये क्वेश्चन आपके पेपर से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का जो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में सी में दे रखा है। और देखो यहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम जो हैं इनको भी याद रखना, क्योंकि इन्होंने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या, रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये भी आपके लिए जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरिहर बुक्का ने क्या किया था, इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर जो था उसकी नींव रखी थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हरिहर बुक्का तो मुझे अचानक याद आ गया। देखो यहाँ पे दिया गया है कि राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है। अब इसको मोटरसाइकिल वाला मत समझ लेना कि राइडर वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे खेल की बात हो रही है। और इन 3 ऑप्शन में से आपको बताना है, ए, बी और सी, ठीक है, क्योंकि इनमें से ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आप राइडर शब्द बताएंगे तो यहाँ पे आपका कबड्डी हो जाएगा। कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, देखो मैंने उस दिन आपको बताया था, मुझे याद है, शायद आपको नहीं रहा होगा, और आपने हमारी अगर प्रीवियस क्लासों को नहीं देखा तो देख लेना दोस्त। 7 होते हैं, एक साइड 7 होते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्रिकेट जो है, क्रिकेट से याद रखना आपके गली शब्द पूछा जाता है, गुगली शब्द पूछा जाता है, चाइना मैन पूछा जाता है, तो ये सब याद रखना, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। पेनल्टी स्ट्रोक जो है हॉकी से है। और पेनल्टी किक, देखो 2 शब्द बनते हैं, पेनल्टी स्ट्रोक और पेनल्टी किक। किक मारते हैं पैर से, मतलब कि ये फुटबॉल से संबंधित है। और स्ट्रोक होता है बल्ले में, मतलब हॉकी में, तो स्ट्रोक शब्द उससे। देखो मैंने ऐसे याद किया, आप भी ऐसे ही याद कर लो और लिख लो। देखो यहाँ पे जितना ट्रिक हो सकेगा वो भी मैं यार बताऊंगा आप सभी को। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि सुगंध देने वाले फूल मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं। सुगंध देने वाले फूल मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं, तो कहाँ किस में पाए जाते हैं, गेहूं में पाए जाते हैं या चावल में पाए जाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब केसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यार मैं एक बार फिर से कहूँगा, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट है। एक बार यार सभी दोस्त जो भी क्लास को देखेगा मैं उससे यही कहूँगा कि प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, अगर आप 12 क्वेश्चनों तक रुके हुए हैं तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कराऊंगा आज। यहाँ पे दिया गया है, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो तुरंत हम देखेंगे कंपास लगा देंगे, लेकिन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। देखो कंपास क्या है, ये हमें मानचित्र में दिशा बताता है कि किधर जाना है, ठीक है। दिशा मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो होता है, साउथ वेस्ट ईस्ट, ये सब बताता है ना। लेकिन दूरी मापने का जो काम है वो कौन करता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पर इतना टाइम लगा दिया। तो याद रखना, ओपिसोमीटर ऑप्शन सी में दिया गया है। और थर्मामीटर तो आपको पता ही, फीवर आ जाता है तो क्या आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापता है, तो ये तो आपको पता ही है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि रोम नगर, पहले तो ये बताओ रोम पड़ता कहाँ है, बताइए। तो ये इटली में है ना, कहाँ है बताओ भाई, इटली में है ना रोम। तो देखो रोम जो है आपका है, ये किस नदी के किनारे बसा है, तो आपका सही जवाब टाइबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइबर हो जाएगा। अब देखो जो आपकी सीन नदी के किनारे एक बसा हुआ शहर पूछा जाता है जिसका नाम है पेरिस, बहुत सुना होगा आपने। तो पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। अब देखो नील नदी, ये सबसे लंबी नदी है ना दुनिया की, इसकी लंबाई क्या है, 6650 मीटर, किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर, मैं मीटर बता रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, 6650 किलोमीटर है। लेकिन इसके किनारे एक खारतूम, देखो खारतूम, ये खारतूम, तो खारतूम जो है वो नील नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है।
तो ये आपको देखो ये प्रश्न भी आपका पूछा हुआ है और इसको भी मैंने प्रीवियस ईयर जो आपके प्रश्न जो पेपर हैं उनसे लिया है। तो किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो आप याद रखना 22 दिसंबर को होता है। और देखो 1 दिसंबर को क्या होता है, तो भारत में एड्स दिवस मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा भाई। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को भैया मनाया जाता है नौसेना दिवस। क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस। और देखो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाएगा। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो कि ये पूछा जा चुका है आपका मानवाधिकार दिवस। ये भी मैंने देखा था, तभी मैंने इसको डेट को यहाँ पे मुझे याद आ गया कि आपको बता देना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है। भाई यूक्रेन और रूस का अभी युद्ध चल रहा था, आपको पता ही होगा सभी को कि यूक्रेन और रूस का बहुत तगड़े में युद्ध चला। और देखो यहाँ पे यूक्रेन की राजधानी पूछ दी गई है, तो आप क्या बताएंगे? कीव बताएंगे। और यूक्रेन से ये आपको एक, हम सभी को एक सीख मिलती है कि हम कितने भी कमज़ोर हों, अगर हमारा मनोबल मजबूत है, अगर हमारा मनोबल मजबूत है दोस्त, तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता है। कोई भी हरा नहीं सकता, वो चाहे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हो, जैसे कि रूस को मैं मानता हूँ कि रूस सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन समझ सकते हो कि एक छोटा सा अपना ही हिस्सा यूक्रेन, जिससे बगावत हो गई और नहीं हरा पाया। लेकिन कोई बात नहीं, इसे कहते हैं कि अपने अंदर जज्बा होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने एक बार कहानी भी सुनाई थी, अभी सुनाऊंगा आपको, 1 मिनट का समय लूंगा, लेकिन अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे दिया गया है हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो हैंडबॉल खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे बोला जाता है कोर्ट। क्या बोला जाता है? कोर्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। देखो ट्रैक तो क्या होता है? जिसपे हम लोग रनिंग करते हैं भाई, हम लोग जिस पे रनिंग करते हैं उसे ट्रैक बोलते हैं। और ग्राउंड क्या होता है? ग्राउंड जहाँ पे रनिंग करने जाते हैं, आपने देखा होगा ट्रैक बना होता है साइड से, ये जो पूरी एरिया होती है, ये पूरा जो होता है यहाँ पे, ये हमारा ट्रैक बना होता है, और ये जो पूरी एरिया होती है इसे हम क्या ग्राउंड बोलते हैं। तो देखो, और आपको बता दूं, जो हैंडबॉल खेल का क्षेत्र होता है, क्योंकि देखो जो एसआई की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। इसका एरिया क्या होता है? तो इसका देखो, इसकी जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, वो होती है 40 मीटर। ठीक है, कितनी? 40 मीटर, मतलब 40 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो कितनी होती है? वो होती है 20 मीटर। तो याद रखना 40 और 20। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप नहीं भूलेंगे। और चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं? पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? तो देखो पुरुषों में जो होते हैं वो तो एक्स और वाई होते हैं। क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। औरतों में सिर्फ एक्स और एक्स होते हैं। क्या होता है? अगर एक्स और वाई मिलता है तो क्या होता है? तो बेटे का जन्म होता है। और अगर एक्स एक्स मिल जाते हैं तो क्या होता है? बेटी जन्म लेती है। तो ये तो आपको पता ही होंगे। और देखो पुरुषों में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो आपको पता ही होगा, कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 40 गुणसूत्र होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? संविधान के किस अनुच्छेद? देखो आज की क्लास में मैंने आपको बोला था ना कि क्लास का रोज ऐसे लेवल आपको मिलेगा। अभी तक तो हमने स्टार्टअप किया था, ठीक है, 2-3 क्लासें हुई हैं। अब आपको क्लास में वो जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो सारे मिलेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, प्रीवियस जो 2019 में आपका एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही है वो अनुच्छेद 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 63 हो जाएगा। और देखो ये जो उपराष्ट्रपति जी का पद है ये कौन से देश से लिया गया? बताओ, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊँ, ये आपका हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा ना। कमेंट बॉक्स में बताना। देखो अगर कोई एरर हो जाती है तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ। आप मुझे आप क्या करेंगे, डिस्कस कर लेना, कमेंट बॉक्स में बोल देना, बता देना। अगर गलत कुछ भी हो भी जाता है तो मैं उसे सही आपको तुरंत बताऊंगा कि क्या होना चाहिए था, क्या मुझसे गलती यहाँ पे हुई है। देखो अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 61 जो है इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जी पे महाभियोग की कार्रवाई होती है, महाअभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यहाँ पे 3 के तीनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अनुच्छेद 25 जो अभी मैंने आपको बताया था कि धर्म की स्वतंत्रता,
अभी मैंने आपको बताया था ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 25 से 28 तक बताया था, आपको याद होगा। और चलते हैं मेरे भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है पाक खाड़ी अवस्थित है, पाक खाड़ी अवस्थित है तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, गुजरात व पाकिस्तान के मध्य, जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान के मध्य। तो यहाँ पे देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मुझे पता है इसमें से कुछ ही दोस्तों ने इसका सही जवाब किया होगा कि तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखो मैं आपको बताऊं, आपको मैं रोज़ कहता हूं कि जैसे कि यहाँ पे पहले तो प्रश्न को कर लेते हैं कि दीफू दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। मैंने आपसे 20 के लिए बोला था, तो मैं पहले इसको बता देता हूं कि दीफू दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। देखो आपसे दर्रे पूछे जाएंगे, ये आपको याद करके जाने हैं, बाद बाकी मैं तो आपको जितना हो सकेगा उतना करवा ही दूंगा, ठीक है। तो आपका दीफू दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश हो ही जाएगा। देखो आप याद रखना, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दे रखा है, तो हिमाचल प्रदेश में आपका एक तो है ये क्या बोलते हैं सिपकी, ठीक है, सिपकली, यहाँ पे ला होगा ना, सिपकली दर्रा। और देखो आपका दूसरा है रोहतांग दर्रा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, रोहतांग दर्रा हो जाएगा। और देखो आपका तीसरा जो है वो बाड़ा लाचा हो जाएगा, ठीक है, बाड़ा लाचा हो जाएगा, तो बाड़ा लाचा भी आपको याद रखना है। और असम में कौन सा दर्रा है, अगर है कोई तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और चलते हैं मेरे भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं उन दो बच्चों से तो बहुत ही उम्मीद करता हूं जो मुझे रेगुलर बताते हैं कि हाँ भैया इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो अब बहुत अच्छी बात है, इससे क्या होता है आपका आंसर करने की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसको टेक्स्ट पेपर माना करो और तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप किया करो, ठीक है। देखो मैं आपको एक मिनट की स्टोरी बताने वाला था कि एक बार क्या होता है, एक छोटे राज्य का राजा होता है और एक बहुत बड़े राज्य का। जैसे अभी मैंने आपको बताया था यूक्रेन और रूस के बारे में बताया था ना, तो यहाँ पे देखो एक ये छोटा राज्य होता है और एक ये बहुत बड़ा होता है। मतलब इसको जब पता लगता है एक दिन अचानक कि ये वाला हम पे अटैक करने वाला है, ये बड़ा वाला राज्य वाला अटैक करने वाला है, तो ये क्या करता है, ये तुरंत अपनी सभा को बुलाता है और कहता है कि हम लोगों पे अटैक होने वाला है। तो भाई यहाँ पे सारे लोग चिंता में होते हैं, राजा से लेके सारे सब चिंता में होते हैं कि हम लोग तो अटैक ये करेंगे, वैसे ही हम लोग मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक नदी आ रही होती है, इस पर एक पुल होता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको जब बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है कि हम क्या करेंगे, अगर ये इस पुल को भी तोड़ देंगे तो ये बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा राज्य है। तो क्या होता है उस टाइम पे कि इसमें एक कोई बैठा होता है, थोड़ा जिसको बोल सकते हैं कि हिम्मत वाला, कि मरता क्या नहीं करता। उसको पता था कि मरना तो है ही, अब क्या कर सकते हैं, तो युद्ध करो। अब इन्हें पता था कि ये हम पे 3 दिन बाद अटैक होगा, ठीक है, छोटे राज्य वालों को पता था 3 दिन बाद होगा। तो इन्होंने क्या करा, इसने तुरंत कहा, एक जो इसके राजा के दरबार में था उसने तुरंत कहा कि ऐसा करिएगा महाराज, वो भी मंत्री था, कि एक दिन के लिए मुझे सेनापति बना दो, सिर्फ 24 घंटे के लिए। तो राजा ने कहा चल भाई तेरी भी इच्छा पूरी करते, बन जा, तू बचा लेगा क्या। बोला हाँ मैं बचा लूँगा। बोला ठीक है बन जा। वो उसने किसी को कोई प्लान नहीं बताया, राजा तक को नहीं बताया। उसने क्या किया, सीधा यहाँ से निकला, सभी सेना को अपने साथ में लिया और सीधा इस पुल के पास पहुँच गया पूरी सेना को लेके। और उसने क्या, सब पूरी सेना को इशारा कर दिया कि इधर जाना है इस राज्य में। तो ये जैसे नदी पार सब कर लिए, तो उसके पीछे वो था, ठीक है, उसने एक कैरोसिन की कट्टी ले रखी थी और वो पीछे से डालता हुआ आया पुल के ऊपर। और यहाँ पे जैसे इधर वो भी आया, लास्ट में उसने पुल में आग लगा दी, पुल जलने लगा। तो पूरी सेना बोली अरे महाराज ये क्या करा, अब हम लोग तो कैसे जाएंगे, हम लोग वापस कैसे जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो उसने कहा वापस जाना किसे है भाई, मरना तो है ही, 3 दिन बाद मरना है, तो आज मर जाएंगे, ठीक है, वापस किसको जाना है। तो बोला ठीक है तो क्या करेंगे। बोला तो वही बात है कि अब जब जीवन दांव पे लग जाता है ना, तो बंदा सब कुछ कर जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, इन्होंने इस पर अचानक धावा बोल दिया और युद्ध किया और ये जीत भी गए। और तब ये जब वापस यहाँ पे अपने राज्य में आए तो राजा ने पूछा कैसे कैसे ये पॉसिबल हुआ। तो वही मैंने अभी बोला था आपसे कि मरता क्या नहीं करता, जब जीवन दांव पे लग जाता तो सब कुछ हो जाता है। सफलता तभी मिलती है दोस्त, जब डुबकी मारोगे पानी के अंदर और तुम्हारे सर पे कोई हाथ रख ले, तो जितना तड़पते हो ना सांस लेने के लिए, उतना जिस दिन सफलता के लिए तड़पने लग जाओगे, पढ़ाई करने लग जाओगे, उस दिन सफलता आपकी हो जाएगी, कोई संदेह नहीं है। तो आप रुकना नहीं है, कंटिन्यू क्लास को फटाफट करेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कुंडग्राम में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो याद रखना। और देखो अगर इनके पिता का नाम पूछा जाए तो इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था ना, बताइए इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था त्रिशिला, क्या था, त्रिशला। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, त्रिशला। और देखो इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम अगर पूछा जाएगा तो याद रखना यशोदा, ठीक है, यशोदा था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 42 वर्ष की उम्र में हुई थी, ये भी मैं आपको बता दूं। और निर्माण जो है इनका है, निर्वाण मतलब कि जो
मृत्यु होती है वो कब हुई थी, तो वो 468 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। और देखो इससे एक चीज़ याद रखना, इसने नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो नहरों का और आपके ये क्या कहते हैं कुओं का, ठीक है, कुओं का निर्माण कराया था, तो इसलिए इसको याद रखना आपसे पूछा जा सकता है। और बाबर तो आपको पता ही होगा कि ये मुगल वंश का संस्थापक था और श्रीगुप्त जो था ये गुप्त वंश का संस्थापक था, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा कब हुई। पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा कब हुई। योजनाओं से देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की क्लास में आपको सब मिलेंगे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा जो है ये हुई है 24 जनवरी 2024 को। नहीं, यहाँ पे 22 जनवरी ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने गूगल पे चेक भी किया था, तो कहीं पे 24 जनवरी दिखा रहा था, कहीं पे 22 जनवरी, लेकिन मुझे जो सही लगा वो यही लगा कि 22 जनवरी 2024 होगा। और इससे क्या होगा, इस योजना का मतलब क्या है, तो ये इस योजना का देखो यहाँ पे सूर्योदय जब आ गया ना, तो इससे समझ जाना कि यहाँ पे कुछ सूरज से रिलेटिव होगा। गरीब परिवारों के घरों पर क्या होगा, सौर प्लेटें जो होती ना, सौर पैनल, वो लगा दिए जाएंगे, जिससे कि बत्ती का जो बिजली का खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है हाल ही में किस शहर को तिरंगा बर्फी और मेंटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग दर्जा मिला। तो देखो जीआई टैग आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो जीआई टैग का जो दर्जा है ये किस शहर की तिरंगा बर्फी और मेंटल कास्टिंग क्राफ्ट को मिला है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनारस होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई। प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत है 15 अगस्त 2014 को हुई थी। 15 अगस्त 2014 ऑप्शन बी लगा देना है बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। आपको मैं बिहार का शोक बता चुका हूँ। ठीक है, और कहाँ का शोक बताया था, नर्मदा नदी से कहाँ पे बाढ़ आ जाती है, मैंने कुछ बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लो कि चीन का जो शोक है वो हांगो, ऑप्शन ए हांगहो नदी। ऐसा तो ये चाइना वाले नाम भी अजीब रखते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था। तो कौन बैठा था, शाहजहाँ बैठा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो जहांगीर है इसके काल को चित्रकला का स्वर्णकाल बोला जाता था, ये भी याद रखना। और देखो शाहजहाँ जो है इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोला जाता था, ये भी याद रखना। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और बाबर के काल को बाग बगीचों का स्वर्णकाल बोला जाता था, और अकबर के काल को क्या साहित्य का स्वर्णकाल बोला जाता था। आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कन्फर्म कराएंगे। ठीक है, अकबर का ये कमेंट बॉक्स में कन्फर्म कराएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। काठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है। काठिया गेहूं जिसे हाल में जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो काठिया गेहूं है उसे जीआई टैग दिया गया है, ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ऑप्शन ए लगा देना है। और ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हो सकता है कि आपसे यही पूछ लिया जाए, क्योंकि ये कुछ अभी जल्दी हाल ही की बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आप क्या बताएंगे, इसका सही जवाब आपका राजा राम मोहन राय जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी लगा देना है बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखो इसको मैंने आपको शायद एसएससी जीडी की, जब एसएससी जीडी की क्लास हो रही थी उस टाइम मैंने इसको बताया था। आपको कैसे याद रखा था कि मेरे गांव में पाल कास्ट के लोग हैं। ठीक है, पाल जात के हैं, उनमें जो एक लड़का है उसका नाम है गोपाल। तो मैं बस उसी से याद रखता हूँ कि इन सभी को बसाने वाला मेरे गाँव में गोपाल है। ठीक है, मैंने ऐसे याद कराया, कसम से बता रहा हूँ, भगवान कसम, विद्या रानी की कसम। तो गोपाल को याद रखता हूँ। तो पाल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो गोपाल है, और गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो आज क्लास बहुत फास्ट चल रही है
आज यहाँ पे दिया गया है कि भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए अनुच्छेद 267। क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 267, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखो, संविधान में अगर संशोधन करना होता है तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है, तो याद रखना 368। क्या होता है? 368 के अकॉर्डिंग संशोधन होता है। और अनुच्छेद 143, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी जानना, क्योंकि इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या ले सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए 143 याद रखना है। 143, इसको मैं 143 करके याद कर लेता हूँ यार, मैं तो किसी भी तरीके से याद हो, बस इतना मेरा फंडा रहता है। देखो यहाँ पे दिया गया है, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय है ये, क्षत्रिय नहीं, क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाना चाहिए गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात, ऑप्शन सी। और ये देखो आपको पूछा गया था, मैंने भी जब इसको देखा तो मेरे भी समझ नहीं आया महमूद बेगड़ा था कौन। ये मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता लगा कि हाँ, इनका जो कार्यकाल था वो रहा था 1400, देखो मुझे याद आ गया, 1458 से और 1511 तक, 1458 से 1511 तक रहा। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन ए लगा देना, आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। और देखो इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर कुछ नहीं कर सकते ना तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो ये नोट कर लोगे फिर तो यार काम ही हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। याद करने का फंडा यही है, सब टीचर कहते हैं ये लिखा करो, वो इसीलिए कहते हैं कि याद हो जाएगा। और मैंने इसे अपने ऊपर ट्राई किया है, तो मैंने पाया कि मुझे पहले से चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहने लगी। तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है। तो आपका जो लेपाक्षी मंदिर है ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए। और भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य यही था, 1953 में बना था। कब बना था? 1953 में बना था। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई मेरे जैसा ऐसा बंदा है जो बार बार हार के भी लड़ रहा है, तो याद रखना, कहते हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो याद रखना दोस्त, और रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलने का नाम गाड़ी है और रुक गई तो बैलगाड़ी है। याद रखना दोस्त, इसीलिए फटाफट एक बार क्या करोगे, भाई की क्लास को, अपनी क्लास को यार लाइक कर लो, अपनी क्लास को लाइक कर लो, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। मैं भी आपका दोस्त हूँ और ये चैनल आप सभी का है। तो यहाँ पे दिया गया है, बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी। बेलूर मठ की जो स्थापना है ये भाई 1887 में हुई थी। 1887, यहाँ पे ऑप्शन ए आपके क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो बेलूर मठ की स्थापना की किसने थी, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो क्या बताओगे, तो लिख लो, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। क्या हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। देखो सा भी बना रहा हूँ तो कैसा बन रहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, तो याद रखना। और देखो जो गदर पार्टी थी इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जाता है गदर पार्टी वाला। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। क्या हुआ था? 1913 में हुई थी। किसने की थी बताओ? क्या लाला हरदयाल जी ने की थी क्या? ऐसा ही था ना, लाला हरदयाल जी, हाँ सही मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने ही की थी। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो देखो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान घाट। क्या? किसान घाट, देखो इंपॉर्टेंट है। और देखो अब मैं अगर आपसे पूछ देता कि वीर भूमि जो है वो किसकी समाधि स्थल का नाम है, बताओ। पता है? नहीं पता है? मुझे पता है कि नहीं पता है तो उसके लिए क्या करोगे, याद रखना, राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी जी की समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है। और राजघाट कहाँ स्थित है? दिल्ली में है ना। किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो हमारे महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है। तो ये भी आप
याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है सुदास और 10 राजाओं के मध्य भीषण संघर्ष किस नदी के किनारे हुआ था। तो भाई इसमें क्या हुआ था, ये जो राजा था ये अपने गुरु से ही भिड़ गया और साथ में अपने 10 मतलब 9 और दोस्तों को बुला लाया। ठीक है, 9 और राजाओं के लिए टोटल 10 राजा हो गए और अपने गुरु से भिड़ गए। ठीक है, अपने गुरु से भिड़ गए और वहाँ पे मैटर क्या हुआ कि गुरु तो यार गुरु होता है, कहते हैं ना कि गुरु से कपट और मित्र से चोरी, कै होए निर्धन कै होए कोड़ी। तो भाई देखो, गुरु और मित्र से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और इन लोगों का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जीवन में अगर कोई आपके बुरे समय में या अच्छे समय में बिना किसी कहते हैं कि बिना किसी लाभ या हानि के खड़ा होता है आपके साथ में, बिना किसी लालच के खड़ा होता है, तो वो या तो आपका गुरु होता है या आपकी माँ या पापा या फिर आपकी बहन या फिर आपका मित्र, इसके अलावा कोई नहीं होता है। ये वो लोग हैं आपके जीवन में जो आपसे बिना स्वार्थ के जुड़े होते हैं। देखो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सुदास और 10 राजाओं के मध्य में संघर्ष हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था। तो याद रखना रावी, और हो सकता है कि आपको ऑप्शन में दे दे परूसड़ी। ठीक है, परूसड़ी, तो परूसड़ी नदी का नाम ही क्या है, रावी है। तो ये इसका पुराना नाम है। ठीक है, परूसड़ी। तो ये आप याद रखना दोस्त। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। और रजिया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी, तो ये तो मैंने बहुत बार आपको बताया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रही होगी कि भैया इल्तुतमिश नहीं दिख रहा है। भाई इल्तुतमिश की बेटी थी ना, इल्तुतमिश नहीं दिख रहा। तो यार अल्तमस जो है, अल्तमस, ये इल्तुतमिश का ही नाम है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपसे पेपर के अंदर पूछा जाएगा। तो याद रखना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। और देखो महात्मा गांधी जी से याद रखना माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये आपसे पेपर के अंदर पूछेगा जरूर। देखो जवाहरलाल नेहरू जी से याद रखना डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे जवाहरलाल नेहरू जी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है। तो मोती मस्जिद जो आपकी है ये कौन से नगर में स्थित होगी, तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आगरा। क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। और देखो आपका लाल किला कहाँ पर है, तो दिल्ली में है, तो आप तुरंत बता देंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। ये आपका HW है भाई, ये तो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं बिना समय को बर्बाद किए अपने, देखो 8 क्वेश्चन बचे हैं और मैंने आपसे 30 मिनट बोला था, मुझे लग रहा है कि 40 मिनट की क्लास हो जाएगी। यहाँ पे दिया गया है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अंग्रेज़ों ने जो जांच टीम बनाई थी तो उसका नाम था हंटर आयोग। ठीक है, जो कमेटी बिठाई थी उसका नाम था हंटर आयोग। और जो हिंदुस्तानियों की जांच कमेटी थी उसका नाम था तहकीकात समिति। क्या था, तहकीकात समिति। देखो याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, तो ये भी आप याद रखें। और कहाँ पर हुआ था, क्या ये अमृतसर में हुआ था, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पूना समझौता किन के मध्य हुआ था। पूना समझौता किन के मध्य हुआ था, तो ये देखो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये आपका जो हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, तो ऑप्शन ए लगा देना है बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं आपसे अब पूछ देता हूँ कि ये कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे, बताओ। 1932 में हुआ था भैया, मुझे पता है। ठीक है, कब हुआ था, 1932 में हुआ था। देखो कहते हैं ना, थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सुख सुविधाएं नहीं हैं, तो आप मेरा नंबर तो मैं दे ही देता हूँ ना, एक बार मुझे कॉल कर लेना, मैं बताऊँगा कि मैं कैसे सर्वाइव करता हूँ। मेरे कोई नहीं है, मेरे डैडी भी नहीं है, मेरी मम्मा है, एक बहन है और मैं हूँ। मुझे अपने घर का अपना घर, अपना खेत और अपनी पढ़ाई और अपना सब कुछ मुझे स्वयं करना पड़ता है। और मैं समय निकालता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, खेती भी करता हूँ और अपना घर का भी इस पूरा काम करता हूँ। और गाय भी मेरे पास है, गाय भी मैंने पाल रखी, देसी। आई एम देसी फ्रॉम गाँव वाला, मैं वैसे भी कहता हूँ। और तो ये सब कैसे होता है, इसके लिए बस एक इच्छा शक्ति चाहिए। ठीक है, संघर्ष के लिए एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए बंदे के अंदर, सब संभव है।
देखो यहाँ पे दिया गया है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंध है। मैं ये आपसे इसलिए कह रहा था कि मुझे कल एक बहन ने बोला था कि भैया आप डेली क्लास नहीं अपलोड करते हैं, तो मैंने उसको यही बोला था कि बेटा मैं थोड़ा दिक्कत में हूँ और मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। तो उसने तुरंत मुझे रिप्लाई किया, भैया मैं समझ सकती हूँ कि, तो इसे कहते हैं कि वो भी एक गांव से बिलोंग करती थी और वो उसने मेरी भावना को तुरंत समझा कि हाँ क्या काम होगा और इस वजह से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखो मिशन इंद्रधनुष पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? टीकाकरण। टीकाकरण ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पे दिया गया है मिड डे मील भोजन योजना किस वर्ष शुरू हुई? जो स्कूलों में खाना मिलता है ना प्राइमरी, और उसमें 8वीं तक मिलता है ना, 8वीं क्लास तक मिलता है। तो जो 8वीं क्लास तक आपको इसके आगे मध्याह्न लिखा हुआ हो सकता है, दोपहर में मिलता है ना खाना, तो लंच के टाइम। तो मिड डे मील जो योजना है ये कब शुरू हुई थी ये बताना है यहाँ पे, बस इतना सा। तो आप तुरंत बता देंगे 1995। 1995 ऑप्शन ए लगा देंगे, बिल्कुल सही जवाब। और देखो 1999 में क्या हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था आपका, इसमें आपका कारगिल युद्ध हुआ था, याद रखना क्या हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न। और देखो यहाँ पे 2001 भी देख के याद आ गया, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें लता मंगेशकर जी को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है, क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला, और सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में मिला था, ये भी आप याद रखना। देखो मुझे जो याद आ जाता है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है 2009-10 में स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन बी लगाना है, ऑप्शन बी लगाना है। और चलते हैं अपने बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की तरफ। और जो क्लास को छोड़ चुके होंगे सोचो उनको ये प्रश्न कहाँ मिलने वाले। और आज तो मैंने आपको बहुत फास्ट क्लास कराई, क्या ऐसी क्लास करानी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो वो भाई मैगस्थनीज था। और इसकी एक बुक है इंडिका। क्या है? इंडिका। ये याद रखना, पूछा जाएगा इंडिका। तो ये मैगस्थनीज जो है, और ये देखो याद रखना सेल्यूकस निकेटर को भी, सेल्यूकस निकेटर जो है ये इसके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं ये सिकंदर के साथ आया था ना, सिकंदर का सेनापति था। दुनिया सब कहते हैं कि मैंने कहते हुए सुना है कि सिकंदर विश्व विजेता था, उसने पूरी दुनिया को जीता। कहीं नहीं जीता भाई, भारत से हार के गया था। भारत से क्या हुआ था, सिकंदर हार के गया था। सिकंदर ने भारत को नहीं जीत पाया था, इस चीज़ को याद रखना। क्योंकि हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जैसे योद्धा थे, सम्राट थे, तो कहाँ से जीत पाओगे यार हमसे, और हमसे तो आज तक कोई भी जीत ही नहीं पाया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है प्रसिद्ध चित्रकार विशन दास किस शासक के दरबार में थे? प्रसिद्ध चित्रकार विशन दास किस शासक के दरबार में थे? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपको तुरंत बताना है आपका सही जवाब क्या होगा। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जहांगीर को लगा के आना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? मैंने आपको कल कौन सा बताया था, कल मैंने शायद आपको कबड्डी का बताया था। ठीक है, पहले तो इस प्रश्न को करेंगे। तो इसमें जो टेबल टेनिस से जुड़ा है वो है ITTF। ITTF जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। और देखो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कल, कबड्डी का बताया था, AKFI के बारे में बताया था। तो इसका क्या था, एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये मैंने बताया था ना। और BCCI का आप मुझे फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और ये आपको पता भी होना चाहिए ये BCCI किससे संबंधित है, ये आप मुझे सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो आज का हमारा लास्ट है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सबसे सही जवाब आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए असम, असम डिगबोई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। और मैं आपसे पूछता हूँ कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस की मदद से स्थापित किया गया था? ये आपके लिए आज का मेरी तरफ से HW है। जो भी लास्ट तक इस क्लास को देखेगा वो मुझे ज़रूर ये कमेंट बॉक्स में बता के इन्फॉर्म करेगा कि उसने क्लास को पूरा देखा है। और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो किसकी मदद से स्थापित किया गया था, ये कमेंट बॉक्स में बताओगे। और मैं आप सभी को एक बार क्लास के लास्ट में आज कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे सरस्वती माँ विराजमान हो, और जो भी बच्चे, जो भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, जिनके कान में मेरी आवाज़ जा रही है, वो सभी इस बार 100% वर्दी के हकदार हैं और उन्हें वर्दी
मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्त आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में, तब तक सभी को ऑल द बेस्ट।